प्यारे बच्चों, आज हम जिस पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं वो पेपर है हमारा एफटी टेस्ट पेपर 1 ऑफ रिपीटर बैच। ये पेपर डेट 5/11/22 को जो है कंडक्ट किया गया था। मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स और इस पेपर के अंदर जो सिलेबस था प्यारे बच्चों वो था फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट दैट इज नॉट फॉर द लेंथ ऑफ मेजरमेंट। वो यूनिट लंबाई के मापन का मात्रक नहीं है। पारसेक लंबाई का मात्रक है, एंगस्ट्रॉम भी लंबाई का मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी है, लेकिन जो रेडियन है, रेडियन बच्चों कोण का मात्रक होता है। रेडियन एंगल की यूनिट होती है प्यारे बच्चों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। Second question, in a system of unit, if force, acceleration and time are taken as fundamental unit, then dimensional formula of energy। तो हमें किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना बच्चों? एनर्जी का बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को क्या लिया गया है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट लिया गया है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर फोर्स जिसकी डायमेंशन है mlt-2, एक्सेलरेशन a जिसका डायमेंशन है lt-2 और टाइम हमारे पास खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है। प्यारे बच्चों, हमें अब जिसकी डायमेंशन निकालनी है वो है एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t-2। तो अगर आप फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन देखें तो क्या मैं इसे F इंटू एल लिख सकता हूँ? तो मुझे सिर्फ यहाँ पर L की डायमेंशन चाहिए। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है बच्चों, यहाँ से हमारे L की डायमेंशन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी a/t-2, तो ये हो जाएगा at², और आपका आंसर हो जाएगा f(a)t², और f(a)t² बच्चों आपका सेकंड आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू हैविंग हाईएस्ट प्रिसिशन। बच्चों ध्यान रखना कि प्रिसिशन मीन्स हमारा जो परिशुद्धता है वो बच्चों रिलेटिव एरर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिलेटिव एरर, जिसका रिलेटिव एरर सबसे कम होगा उसका प्रिसिशन हायर होगा। एंड ध्यान रखिए कि आपका जो रिलेटिव एरर होता है प्यारे बच्चों, रिलेटिव एरर होता है एरर डिवाइडेड बाय वैल्यू। अगर क्वेश्चन में एरर नहीं दिया गया है तो एरर को लिया जाता है लीस्ट काउंट एरर, और लीस्ट काउंट एरर को अगर हम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिलेटिव एरर मिलता है। तो जिसका रिलेटिव एरर सबसे कम होगा उसका प्रिसिशन हायर होगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an expression is given as v square equal to u square plus as by 2, we can definitely say about this expression that this expression is डायमेंशनली करेक्ट। अगर आप चेक करते हैं v स्क्वायर का डायमेंशन तो हमें पता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम क्या पढ़ते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और यहाँ पर जो 2 है वो प्यारे बच्चों डायमेंशन लेस है। मीन दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन सही है। ये कह रहा है मैथमेटिकली करेक्ट है, तो यहाँ पर बच्चों 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर 2 की जगह क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है, तो ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। तो आपका तो बोथ 1 और 2 एंड 3 आपका सही आंसर नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a equal to a plus minus delta a, b plus minus delta b and z equal to a plus b, then absolute error in z। यदि a plus minus delta a, b plus minus delta b और z equal to a plus b हो तो z में निरपेक्ष त्रुटि निकालिए।
तो बच्चों यहाँ पर एडिशन का फॉर्मूला लग जाएगा और एडिशन के फॉर्मूले में जब आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a और b की वैल्यू है प्यारे बच्चों b प्लस माइनस डेल्टा b। तो आपके पास a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो आपके पास यहाँ पर z में जो निरपेक्ष त्रुटि है या फिर z में जो एब्सोल्यूट एरर है प्यारे बच्चों, तो हम एरर को क्या करेंगे, एरर को डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से। तो आपका सही आंसर कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसने यहाँ पर पूछा इज गिवन बाय एब्सोल्यूट एरर, तो हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है वो आ गया सेकंड, मैंने तो रिलेटिव एरर भी निकाल दिया था। नेक्स्ट, time taken by a pendulum to complete 25 vibration is 88.0 second. The time period of pendulum up to approximate significant figure is। प्यारे बच्चों, एक लोलक द्वारा 25 कंपन को पूरा करने में लिया गया समय 88.8 सेकेंड है। उचित सार्थक अंकों में लोलक का आवर्त काल कितना होगा, तो ध्यान रखिए कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं, तो यहाँ पर जो 25 नंबर दिया गया है यह है नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन अर्थात कंपनों की संख्या। तो इस 25 में बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 25 के अंदर अनंत सार्थक अंक है, इसलिए आपका जो आवर्त काल होगा वो होगा 88.0 बाई 25। बच्चों ऊपर वाले में कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है, जबकि नीचे वाले में कितने सार्थक अंक है, 25। और हमें पता है कि जब हम दो नंबर का डिवाइड करते हैं तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दिया जाता है। मींस हमारा आंसर केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो पहला और फोर्थ ऑप्शन आपका बच्चों गलत है, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है, जबकि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर 3 आना चाहिए। और जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर बच्चों 3.52 आता है, तो आपका आंसर थर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चों जब भी आपको किसी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो यू मस्ट यूज एनर्जी फॉर्मूला। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आप पढ़ेंगे कि एनर्जी इक्वल टू हाफ LI²। L यहाँ पर क्या होगा बच्चों, L होगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, या हिंदी में अगर हम कहें तो ये है स्वप्रेरण गुणांक। तो इसकी डायमेंशन निकालनी है तो ये लिखेंगे हम ML2T-2 और इसके लिए मैं डैश शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूँ I², ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं। और बच्चों करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए L डैश हमारे इसकी डायमेंशन हो गई ML2T-2A-2। तो जरा ऑप्शन देखिए किसके अंदर A-2 लगा हुआ है, ML2T-2A-1। फर्स्ट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, the volume of two bodies are measured to be V1 equal to 9.80 plus minus 0.02 centimeter cube and V2 equal to 6.20 plus minus 0.10 centimeter cube. Calculate total volume with error limit। प्यारे बच्चों दो पिंडों के आयतन को V1 बराबर 9.80 प्लस माइनस 0.02 घन सेंटीमीटर और V2 बराबर 6.20 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है। त्रुटि सीमाओं के साथ कुल आयतन की गणना करें। तो कुल आयतन बच्चों आपका क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ एरर लगेगा, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 0, फिर 2 और 8 को ऐड करेंगे 0, तो यहाँ पर एक कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस एरर को एरर के साथ जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर।
तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? केयरफुली देखा जाए तो आपका फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों आपको पता है कि अगर नंबर डेसिमल से मतलब 1 से छोटा होता है तो जो प्रायर जीरोस होते हैं वो काउंट नहीं होते। तो यहाँ पर 5, 2, 3 केवल यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए आपका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में योग का नियम लगेगा। तो जब त्रुटि होती है और योग किया जाता है तो जो है वास्तविक नंबर से वास्तविक नंबर और एरर से एरर ऐड हो जाता है। तो ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू ऐड करेंगे तो 6.0 प्लस माइनस और एरर से एरर ऐड करेंगे तो 0.2 ओम। देखते हुए आपका आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों? फर्स्ट आंसर। गिवन P इक्वल टू पी नॉट ई माइनस एल्फा टी स्क्वायर, जहां एल्फा स्थिरांक है और टी समय है और स्थिरांक एल्फा क्या होगा? प्यारे बच्चों डायरेक्ट नहीं बताना है, आपको पता है कि डायमेंशन के अंदर जो पावर्स होती है, पावर्स यानी घाते आर डायमेंशनलेस। जो पावर्स होती है बच्चों घात होती है वो विमाहीन होती है। इसका मतलब है अल्फा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। तो आपका अल्फा हो जाएगा m0 l0 t-2। तो इसका मतलब है कि अल्फा की विमा t-2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the given orbital velocity of a planet is given by v equal to। प्यारे बच्चों बहुत सिंपल आंसर है, लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ऑर्बिटल या फिर जो कक्षीय वेग होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका मान होता है gm/r के इक्वल। तो ये ग्रेविटेशन से सीधा सीधा लिया गया है और उम्मीद करते हैं बच्चों को ये फॉर्मूला याद रहता है। तो gm/r हो गया, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा g⁻⁴ m⁻⁴ और r⁻⁻⁻⁴। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। m पर b पावर है तो b की पावर हो गई 1/2 और c की पावर हो गई -1/2। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर आपको सही सही दिखाई दे रहा है? मेरे को तो सेकंड नजर आ रहा है बच्चों, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। The velocity of particle moving along x-axis as the function of time is given as। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो आपकी velocity है वो 4 माइनस टी स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर भी 4 माइनस टी स्क्वायर है। तो पूछा गया है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से t3 सेकेंड के बीच में औसत त्वरण मतलब एवरेज एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल होता है। तो आप v इनिशियल निकालने के लिए t की वैल्यू 0 t की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि आपका इनिशियल टाइम बच्चों 1 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड इनिशियल टाइम में तो 1 रखेंगे। तो यहाँ पर जब आप t की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। और जब आप फाइनल वैल्यू रखेंगे t इक्वल टू 3, तो यहाँ t की वैल्यू 3 रखेंगे तो वो t स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आपको रिजल्ट मिलेगा -5 मीटर पर सेकेंड। अब ये नंबर यहाँ डाल दिया जाए तो -5 -3 और टाइम इंटरवल हो गया 2 सेकेंड। तो आपका आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Next question. Tom covered a distance of 100 km with variable speed. During first half of journey, his speed was 20 km per hour and during rest of the journey, his speed was 40 km per hour.
व्हाट इज टॉम्स एवरेज स्पीड ओवर इंटायर कोर्स। तो बच्चों ये जो टॉम है जो कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसमें वो आधी दूरी मतलब 50 किलोमीटर की दूरी 20 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। और प्यारे बच्चों अगली जर्नी वो 50 किलोमीटर की जर्नी 40 मीटर पर सेकंड से बच्चों कवर कर रहा है। तो आपको पता है कि जब हमारा डिस्टेंस इक्वल होता है कि इफ डिस्टेंस आर इक्वल, प्यारे बच्चों जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो हमारी एवरेज स्पीड हो जाती है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 के इक्वल। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाय, दोनों का सम करेंगे 60, इससे कट जाएगा 0, 3 हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 80/3। बच्चों 80/3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा, 2 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 0.66, राइट। ये किलोमीटर में चल रहे थे, सॉरी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, किलोमीटर पर आवर है तो आपका आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। बच्चों आपकी जो पोजीशन दी गई है वो अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा दिया हुआ है और पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसने पूछा कि त्वरण किस पर निर्भर करेगा। तो त्वरण के लिए पहले हमें वेग निकालना होगा, तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा टी प्लस बी टी, बी क्योंकि आपका जो गामा है कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों डी वी बाई डी टी और ये हो जाएगा 2 अल्फा। तो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन पर यानी अल्फा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle start from rest under constant acceleration if it travel a distance of 5 meter in first 2 second, the distance it will travel in next 2 second। एक कण नियत त्वरण के अधीन विराम अवस्था से रेस्ट से शुरू हो रहा है बच्चों, विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। यदि ये पहले 2 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है तो अगले 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये सवाल है बच्चों गैलीलियो ऑड नंबर पर। और गैलीलियो में होता है कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल रखा जाए तो पहले में अगर x डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो दूसरे में 3x और नेक्स्ट इंटरवल में 5x। यहाँ पर पहले में कितना चला, पहले में चला 5 मीटर तो अगले में कितना चलेगा प्यारे बच्चों, 15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। A particle move along a circle of radius r, it start from A and move in anti-clockwise direction। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन हुआ है बच्चों। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए से डी तक पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मतलब ए से डी के लिए जब वो ए से डी तक एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो आप जानते हैं डिस्टेंस या दूरी एक्चुअल पाथ लेंथ होती है बच्चों। तो आप ये देखिए कि वो कितना क्वार्टर पूरा कर रहा, 3। आपको पता है कि ए से बी का जो डिस्टेंस होता है वो कितने के इक्वल होता है बच्चों, पूरी जो सरकमफ्रेंस होती है। तो ये इसका
कितना हो गया पाई आर बाई टू, ये भी पाई आर बाई टू और ये भी हो गया पाई आर बाई टू। तो आपका डिस्टेंस बच्चों हो गया 3 पाई आर बाई टू। बच्चों पहले ही ऑप्शन से आंसर आ गया तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चों, और आप जानते हैं औसत वेग या ये होता है बच्चों अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटा समय अंतराल, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। फाइनल पोजीशन कैसे निकालोगे बच्चों? तो जो आपको अंतिम समय दिया हुआ है 4 सेकेंड, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 इंटू 16, क्योंकि टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस 20 इंटू 4 और प्यारे बच्चों 4, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 80 आ जाएगा, ये भी 80 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 4। तो फाइनल पोजीशन आ गई 4। अब आप निकालेंगे एक्स इनिशियल, जो किस टाइम पर निकालनी है बच्चों? t इक्वल टू 0 पर। तो t की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 4। तो ये 4, टाइम इंटरवल कितना है 2, 24 है, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो आंसर हो गया बच्चों 4। सिंपल क्वेश्चन था। 19 बच्चों v की वैल्यू गिवन है। v क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 + 60। अगर हम नोट करें कि इस क्वेश्चन के डिजाइन कैसी है तो आप देखेंगे ये इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80 से बिल्कुल मैच करती है। तो मीन्स कंपेयर करने पर u की वैल्यू आती है 3 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंपेयर ही कर लीजिए। तो पूछ रहा है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में कण का विस्थापन क्या होगा? तो आप जानते हैं विस्थापन s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u कितना है बच्चों? 3, टाइम इंटरवल है 2 प्लस हाफ 6, t का स्क्वायर, t कितना है 2, 4, तो ये हो गया 6 और यहां से बच्चों ये हो गया 12। तो आंसर आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। The head of a train cross a pole with a speed of 30 meter per second and its length cross the same pole at 25 meter per second. The speed with which mid length of a train will cross the pole. बच्चों एक पोल है और इस ट्रेन का जो हेड है वो इसे u1 स्पीड से क्रॉस करता है, और बच्चों इसका जो मिड पॉइंट है वो इस ट्रेन को v मिड से क्रॉस करता है, और इसका जो टेल है वो इसको v2 से क्रॉस करती है। तो बच्चों हमारे मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? v का वैल्यू, तो आपके लिए v1 कौन हो गया बच्चों? v1 हो गया 30 और v2 हो गया आपका 25। तो 30 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे? 2 लिख लेंगे और इसे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball thrown vertically upward with velocity 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. The time taken by the ball to hit the ground. बच्चों ऐसा कोई सवाल अगर आपको मिलता है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि एक बॉडी को किसी हाइट से हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। तो इसने पूछा है कि अगर इसे 20 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर की हाइट से फेंका गया है
तो ऊपर जाकर नीचे ग्राउंड पर आने में से टोटल टाइम कितना लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर टाइम स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप डायरेक्शन का ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करेंगे, फाइनली बॉडी ग्राउंड पर आ रही है इसलिए आपका x फाइनल 0 हो गया। इनिशियली बॉडी ग्राउंड से 25 मीटर की हाइट पर थी तो वो प्लस 25 हो गया। आपने बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है और बॉडी पर ग्रेविटी नीचे लग रहा है और नीचे का डायरेक्शन बच्चों नेगेटिव होता है। तो यहाँ से ये 2 कट गया बच्चों 5 टाइम्स। अब ये पूरी इक्वेशन 5 से कट रही है तो आप 0 5 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो t माइनस 5 और t प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो आपको टाइम के 2 आंसर मिलेंगे प्यारे बच्चों। टाइम का एक आंसर होगा प्लस 5 सेकेंड और टाइम का दूसरा आंसर होगा माइनस 1 सेकेंड। तो हमें केवल पॉजिटिव टाइम चाहिए तो आपका आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है और पूछा रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। तो ध्यान रखिएगा कि एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी जो होता है वो होता है बच्चों स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, और एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है उसे हम यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे। तो बच्चों ए पार्टिकल की स्पीड और बी पार्टिकल की स्पीड के लिए क्या हो जाएगा tan थीटा ए अपॉन tan थीटा बी। यहाँ पर ए के लिए कितना एंगल मेंशन है 60 डिग्री और बी के लिए है एंगल 30 डिग्री। वैल्यू रखने पर आंसर आ जाता 3/1। तो आपका करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन। बच्चों यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अगेन पूछा रेशियो ऑफ द स्पीड। देखो कितना अच्छा है, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना बच्चों। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो ढाल है या स्लोप है तो इसको आप tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो 0 से 2 सेकंड के लिए हमारा एक राइट ट्राइंगल बन रहा है तो आप इसका tan थीटा क्या लिख सकते हो बच्चों। तो पहले केस की वेलोसिटी अगर v1 है तो tan थीटा कैसे निकालोगे। तो आप कहेंगे सर हमें बेस तो मिल रहा है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा, तो क्या इस परपेंडिकुलर को x मान लें तो tan थीटा हो जाएगा x/2। और सिमिलरली अब वो कह रहा है नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए, नेक्स्ट 4 सेकेंड का मतलब हो गया 0 से लेकर 6 सेकेंड तक, राइट 0 से 6 सेकेंड। तो फिर ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं राइट ट्राइंगल और ये वाला एंगल ले लेते हैं। क्योंकि रेशियो स्पीड का है इसलिए प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चों सेकंड वाले पोर्शन के अंदर स्पीड tan थीटा दोबारा यूज करोगे तो इसका परपेंडिकुलर हो गया बच्चों x और इसका बेस हो गया 4। अब ये कह रहा है कि v1 और v2 का रेशियो निकालो तो x/2 इंटू x/4। तो आपका करेक्ट आंसर 2:1 है और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप। बॉडी को किधर फेंका गया बच्चों, वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस बॉडी। अब आपको पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है बच्चों, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन होती है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस a वेक्टर टाइम। बच्चों हमें v चाहिए और इनिशियली आपने उसको ऊपर फेंका तो u, ग्रेविटी नीचे लग रहा है। तो यहाँ पर जो v और t का जो रिलेशन है वो आपको कौन सा बन रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन।
तो यहाँ वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, राइट। और अगर आप इस ग्राफ को देखना चाहते हैं कि सर कैसा बनेगा, तो ये है वेलोसिटी और ये टाइम, तो टाइम की वैल्यू 0 रखी तो वेलोसिटी ये है, फिर उसके बाद ग्राफ इस तरह से नीचे आएगा और इसका स्लोप किसके बराबर होगा बच्चों, जी के बराबर। वीटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वीटी। और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के एरिया के बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है। और 20 सेकंड के लिए पूछा है, तो पहले बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ये ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल का एरिया हमारी क्लास के सब बच्चों को पता है वो है हाफ, बेस 4, हाइट 10, तो इसका एरिया आ गया 20। इसके बाद रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत का एरिया क्या होगा बच्चों, लंब गुणा ऊंचाई, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो 4 से लेकर 12 तक की लेंथ कितनी हो गई बच्चों, 8 हो गई, और हाइट कितना है 10, तो इसका एरिया आ गया 80। फिर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है, इसे मत कैलकुलेट करिए, बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो ये एरिया और ये एरिया बच्चों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको मेजर करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन ये जो नीचे वाला आपका नेक्स्ट एरिया बन रहा है ये नेगेटिव होगा। इसका बेस कितना हो गया बच्चों, 16 से 20 का डिफरेंस होता है 4, और हाइट कितनी हो गई इसकी 10, तो ये हो गया -40। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन्स विस्थापन हुआ, तो वो इन तीनों एरिया का योग हो जाएगा, जो कि 20 + 80 - 40 है, और ये हो जाएगा बच्चों 60 मीटर। तो पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा। देखा समझदारी, छोटा सा एरिया मत कैलकुलेट करिए अगर वो इक्वल एंड अपोजिट है तो। Acceleration of a moving body is found from area under VT graph। सॉरी बच्चों, वेग समय ग्राफ का जो परिबद्ध क्षेत्र होता है वो विस्थापन को देता है, ना कि त्वरण को। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गलत, ये वेलोसिटी को देता है। एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यस ये सही आंसर है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, और डिफरेंशिएशन को ही हम स्लोप ऑफ द कर्व भी कहते हैं। फिगर शो द एक्सेलरेशन। बच्चों यहां देखिए आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, यहां एक्सेलरेशन 0 है, और यहां पर आपका एक्सेलरेशन फिर वापस से पॉजिटिव और 0 है। जब आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो हमारी बॉडी एक्सेलरेट होती है, तो बॉडी बच्चों पहले क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर वापस से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। देखिए जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ी, फिर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो स्पीड कांस्टेंट हो गई, ये देख रहे हो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। फिर वापस से पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया, फिर आपकी वेलोसिटी ऊपर चली गई। अब अगर हमसे पूछते कि सर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, वो तभी होता जब ए की वैल्यू नेगेटिव होती तो रिटार्डेशन होता, लेकिन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन और कांस्टेंट, तो इसलिए आपका आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a steamboat move with velocity 3 km/h in still water of river. River is flowing 2 km/h. The total time of journey of boat travel 2 km in the direction of stream and then back to initial. बच्चों जब हमारी जो नाव है वो जब बहाव के दिशा में बहती है, ये हमारी बोट है और बहाव की दिशा में चल रही है, तो इसका जो इफेक्टिव वेलोसिटी होती है वो यहाँ पर VR + VB हो जाती है।
तो ऊपर के डेटा से ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हमारी बोट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है बच्चों, फ्लो और बोट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो बोट की इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाती है वीबी माइनस वी आर। तो वीबी हमारे पास कितना है, तो बच्चों वीबी है 3 किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड है 2 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आप जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितना चल रहे हैं, 2 किलोमीटर, किससे चले, 5 से। तो कितना टाइम लगा, 0.4 आवर्स यहाँ लगे। और दूसरे केस में 2 किलोमीटर 1 से चल रहे, तो कितना टाइम लगा बच्चों, 2 आवर्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains move in opposite direction along parallel track, both are 100 meter long, each travel with speed of 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है बच्चों, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो जब दो ट्रेन 1 और 2 अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो जो उनका क्रॉसिंग टाइम होता है वो होता है बच्चों सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की लेंथ बच्चों 100 मीटर है, तो ये 200 मीटर हो गया। और दोनों ट्रेन 12.5 मीटर से चल रही है, तो उसको ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये कट कर बच्चों आ जाएगा 8 सेकेंड। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग, अ फिजिकल क्वांटिटी विद यूनिट। बच्चों हमें गलत विकल्प चुनना है इस क्वेश्चन के अंदर। कह रहा अ फिजिकल क्वांटिटी विद यूनिट्स बट हैव नो डायमेंशन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि फिजिकल क्वांटिटी हो और उसकी कोई डायमेंशन ना हो? ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी विद यूनिट्स, तो यस, ये स्टेटमेंट हमें सही लगता है, क्योंकि एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है। अ फिजिकल क्वांटिटी विद डायमेंशनलेस बट हैव नो यूनिट। अब ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन तो हो लेकिन यूनिट ना हो। ऐसी कोई क्वांटिटी हमारी फिजिक्स में तो नहीं है। अब फिजिकल क्वांटिटी हैव कांस्टेंट वैल्यू बट डायमेंशनलेस। कांस्टेंट वैल्यू हो लेकिन वो डायमेंशनलेस हो, यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कांस्टेंट भी हैं लेकिन जिनकी कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है। तो ये वाला बच्चों ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो लेकिन उसने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो वो तो कह रहा है 1 और 3 जो है वो इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से तो मेरा इनकरेक्ट बच्चों सेकंड है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बुलेट इमर्ज फ्रॉम अ बैरल ऑफ लेंथ 1.25 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 640 मीटर पर सेकेंड, assuming constant acceleration, the approximate time with it spent। बच्चों जब हमारी बुलेट जो है बैरल में से चली, ऐसे बैरल मतलब ट्यूब होती है, नाल होती है ना, तो स्टार्टिंग के अंदर वो 0 है, लेकिन जब वो इससे बाहर निकल रही है तो 640 मीटर पर सेकंड से निकल रही है, और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसे 5/4 मीटर चलना पड़ रहा है। 1.25 को हम 5/4 भी लिख सकते हैं। तो इसने हमसे पूछा है कि देन इट स्पेंड द टाइम, इसमें टाइम कितना होगा। तो पहले बच्चों हमें पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 640 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a 5/4। तो एक्सेलेरेशन हो गया 640 का होल स्क्वायर इंटू, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2/5। दिस इज द एक्सेलेरेशन। अब वो बोल रहा है इसको बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे,
v इक्वल टू u प्लस ए टी से। अब ये हो गया बच्चों 640 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 640 का होल स्क्वायर इंटू 2/5 इंटू टाइम। प्यारे बच्चों 640 से एक 640 कट जाएगा तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा 640 बहुत छोटा टाइम आ जाएगा हमारा, तो टाइम की वैल्यू काफ़ी कम आ जाएगी, ये आ जाएगी 5/2 इंटू 640। क्या हम इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे? ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। If it covers a distance of 20 meter in 2 seconds, then acceleration of the body is। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है और डिस्टेंस ट्रेवल 20 मीटर है, वो भी टाइम इंटरवल में, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 2 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है। अच्छा जी, पहले वाले का अगर हम कैलकुलेट करते तो हमारा आंसर कैलकुलेट करके नियर अबाउट बच्चों 4 मिली सेकेंड आ जाता, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस दिया हुआ है तो कौन सी इक्वेशन लग जाएगी v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना चल रहा है 20, u कितना दिया हुआ बच्चों इनिशियल 10 दिया हुआ है और टाइम 2 दिया हुआ है, a हमें फाइंड आउट करना है और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 टाइम्स कट गया, ये इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा तो 2a। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारा पहला आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। फॉर विच ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो फिजिकल वर्ल्ड का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन ओबे करता है, मैग्नेटिक फोर्स भी करता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स नहीं करता, तो आपका सही आंसर हो गया बच्चों 4। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। रेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको पता है बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स केवल न्यूक्लियस में लगता है और न्यूक्लियस की जो डायमेंशन हम कंसिडर करके चलते हैं वो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के बराबर मानी जाती है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिक बल थोड़ा अंदर की तरफ लगता है, तो बच्चों दुर्बल नाभिक बल नाभिक से थोड़ा सा छोटा होता है और ये 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर होता है, तो ये हमारा सही है। गुरुत्वाकर्षण बल की परास या रेंज अनंत होती है, विद्युत चुंबकीय की भी अनंत होती है, तो ये गलत हो गए, तो सही आंसर कौन सा बच्चों सेकंड। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन। बच्चों आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा कि थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड होता है, जहां पर हम कार्नोट इंजन के बारे में बात करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर कार्नोट इंजन पर है और वो थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी होता है, तो देयरफॉर Q इक्वल टू क्या हुआ I टी हुआ। I को हम A से डिनोट करेंगे T से, तो आपका आंसर 4 हो गया। हाँ जी, 37 नंबर क्वेश्चन, द वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन द टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस a प्लस बी टी, देन डायमेंशन ऑफ a एंड b। बच्चों यहाँ पर वेग का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आपको पता है कि डायमेंशन के अनुसार हर टर्म की डायमेंशन v के बराबर होनी चाहिए, तो e की डायमेंशन v के बराबर तथा bt की डायमेंशन भी v के बराबर होनी चाहिए, तो a की डायमेंशन हो गई lt माइनस 1 और b की डायमेंशन हो जाएगी lt माइनस 1 डिवाइडेड बाई t, तो ये हो जाएगा lt माइनस 2, राइट। और अगर आपको स्मार्ट काम करना है तो आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आपको पता चल जाता कि a आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और b आपका एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायमेंशन एनालिसिस फॉर अ मैकेनिकल क्वांटिटीज। ध्यान रखिए क्वेश्चन में बोल रखा है मैकेनिकल क्वांटिटीज, यानी कि किसके संदर्भ में, यांत्रिकी की राशियों के। अब यांत्रिकी में कौन कौन सी क्वांटिटीज यूज होती है, MLT यूज होती है, ना तो टेम्परेचर यूज होता है ना ही करंट यूज होता है, क्योंकि वो अदर ब्रांचेस है। बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेट। बच्चों डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना। इस विधि से विमाहीन स्थिरांक के मान की गणना नहीं की जा सकती, कथन बिल्कुल सत्य है। बाय दिस मेथड इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज। बिल्कुल सही है, ट्रिग्नोमेट्री का भी इसमें कोई मतलब नहीं होता है। If a physical quantity depend on more than three fundamental quantities, then relation among them can be established without knowing extra information। बच्चों यदि एक भौतिक राशि तीन से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है तो अतिरिक्त जानकारी ज्ञात हुए बिना इनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये पार्शली सही है। पहले फोर्थ पढ़ लेते हैं। If a physical quantity depend on more than three fundamental quantity, then relation among them cannot be established without knowing extra information। ये सही है। अब आप पूछोगे सर दोनों तो बिल्कुल सही है, तो आपने थर्ड वाले को क्यों जो है इनकरेक्ट का। बेटा मैकेनिकल क्वांटिटीज में केवल कितनी क्वांटिटीज आनी चाहिए थी, 3, और यहाँ पर वो कह रहा 3 से ज़्यादा हो जाए तो वो तो गलत हो गया, यानी उसके अंदर कोई और दूसरी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, तो उसकी आपको एक्स्ट्रा जानकारी होना जरूरी है। तो इसका गलत आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। आगे बात समझ में। पेन चेंज, हाँ भूल जाता हूँ, वाइट चल रहा है ना। ओके बच्चों, फिर वापस से क्या आ गया, आपका एरर का क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस बार सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर है। और आपको पता है कि जब एरर को घटाया जाता है तो ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटा देते तो 3 आ जाएगा, लेकिन जो त्रुटि है उसे जोड़ा जाता है ना। तो त्रुटि को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2। तो हमारा पहला ही आंसर बच्चों सही हो जाता है। 40वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों, यहां पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फॉर्मूला R इक्वल टू V/I, V की वैल्यू और I की वैल्यू गिवन है, और पूछा है R को एरर के फॉर्म में क्या लिखोगे। तो R इक्वल टू बच्चों VI होता है। जब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं या परसेंटेज एरर निकालते हैं बच्चों, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा R/R डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, क्योंकि जो रिलेटिव एरर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, सापेक्ष त्रुटियां जुड़ जाती है। तो डेल्टा V कितना है बच्चों, 2/50, डेल्टा I/, ये 0.3/0 कितना है, 9। लेकिन हमें तो परसेंटेज एरर चाहिए, तो इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/50 होगा, और इसे भी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/9 हो जाएगा। ये बच्चों कितनी बार कट गया, 4 टाइम्स। इसको काटे तो 10 कितना होगा, 3, तो ये 3.3, तो आपका आंसर 7.3% आ जाएगा। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन को इम्प्रोवाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance traveled by it in 5th and 6th second are equal, then velocity u is। बच्चों जब ये कह रहा है कि 5th सेकेंड और 6th सेकेंड में डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब है कि जब आपने बॉडी को ऊपर फेंका तो बॉडी को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा बच्चों, 5 सेकेंड लगा, क्योंकि उसने कहा कि 5th सेकेंड में और 6 सेकेंड में बॉडी जो है उसका डिस्टेंस इक्वल है। तो अपवर्ड जर्नी का 5th डिस्टेंस और डाउनवर्ड मोशन का 6th सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी बॉडी को ऊपर जाने में
कितना टाइम लगा बच्चों? 5 सेकंड का टाइम लगा। क्लियर है? तो इसने पूछा यू बताओ, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 10 सेकंड, जो किसके बराबर होता है? u बाई जी के बराबर होता है। एम आई राइट? तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई? 5 इंटू कितना? g की वैल्यू 9.8 रखनी है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 49 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक पैराशूटिस्ट जो है वो किसी हाइट से बच्चों जंप करता है और वो आप देखिए 50 मीटर तक वो पैराशूट खोलता ही नहीं है। तो 50 मीटर तक अगर पैराशूट नहीं खोल रहा तो वो फ्री फॉल कर रहा है। तो आपको पता है बच्चों, फ्री फॉल के अंदर फ्री फॉल कितना गिर रहा है? 50 मीटर। तो वो v बराबर क्या लिखेंगे हम? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बच्चों v स्क्वायर क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, h भी नीचे की तरफ है और g भी नीचे की तरफ है। जब बच्चों h और g दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं तो इन्हें प्लस में लिया जाता है। तो ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 50। तो बच्चों v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1000। अब मैं जो बात कहने वाला वो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बॉडी एक मोशन से दूसरे मोशन में स्विच करती है, मतलब पहले बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही थी, अचानक उसने पैराशूट खोल लिया, तो पैराशूट के बायंसी फोर्स की वजह से उसमें जो चाल है वो कम होने लगी। यानी कि पहले त्वरित गति हो रही थी, अब मंदन हो गया। यानी पहले एक्सेलरेशन हो रहा था, अब रिटार्डेशन हो गया। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल मोशन। तो बच्चों ध्यान रखिए, जब एक वस्तु एक मोशन से दूसरे मोशन में स्विच करती है तो पहले मोशन की फाइनल वेलोसिटी दूसरे की क्या बन जाती है? इनिशियल। तो बच्चों फॉर सेकेंड मोशन, फॉर सेकेंड मोशन, सेकेंड मोशन में बच्चों पैराशूट खुल गया है, तो हमें ये पता करना है कि जब पैराशूट खोलेगा तो उसकी जब स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड आएगी तब वो कितना जो है बच्चों नीचे तक गिर चुका होगा। ठीक है ना? ये देखो, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x लगाएंगे। इस बार मंदन हो रहा है, तो बच्चों अंतिम वेग कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 9। जबकि मैंने क्या कहा था? पहले मोशन का जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे सेकेंड मोशन का इनिशियल। तो v स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000। बच्चों क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है और a की वैल्यू क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो हम x निकाल लेंगे। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 991 माइनस इक्वल टू -4x। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 991/4। बच्चों 2 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 16, है ना भाई? 4 2 जा 8, 1 कैरी हुआ तो हो गया 19। तो 19 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, और सॉरी यार 4 4 जा 16। ठीक है बच्चों, 16 हो गया और फिर उसके बाद 3 वहाँ जाएगा तो 30 के आसपास आएगा। तो आप उसे लगभग क्या मान सकते हो? 8 कंसिडर कर लेना अप्रॉक्सीमेट। पहले बच्चों वो कहाँ से गिरा था? 50 से। तो आपकी टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 50 प्लस 248, लगभग मैंने बोल दिया। तो 8 ये दोनों ऐड हो जाएंगे 9 2, तो 298 के आसपास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या मैंने कैलकुलेशन गलत की है? 991 इट इज ओके। तो 4 2 जा 8, 1 गया, 4 4 जा 16, तो 3 है, तो 3 8 जा 32 होता है, लगभग सही है। तो नियर अबाउट बच्चों जो आंसर दे रखा है वो हमारा 293 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपका आंसर तो 298 आ रहा है लेकिन आप 293 क्यों लिख रहे हैं? इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 की जगह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड लिया गया होगा।
इसलिए हाइट हमारी थोड़ी सी कम आ गई। तो अगर आप चाहें तो जी की वैल्यू 9.8 रखकर इसे सॉल्व करोगे तब आपका आंसर एग्जैक्टली 293 आ जाएगा। ठीक है। Okay, a body traveled 20 meter distance in 8 seconds of the motion under constant acceleration, then its speed at t equal to 3 second will be। और कह रहा है कि इनिशियल स्पीड 0 है, तो आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू 2n-1। बच्चों इनिशियली रेस्ट पर है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलेरेशन बच्चों कांस्टेंट एक्सीलरेशन से पूछ रहा है, तो चलिए पहले हम a निकाल लेते हैं। तो a बाई टू 8 सेकेंड में बोला गया है, तो ये 8 टू जा 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। तो आपका a जो है बच्चों वो आ जाएगा कितना 40 बाई 15, ये 5 से कट रहा है तो 8 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन वो पूछ रहा है कि 3 सेकेंड के बाद हमारी जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो क्या होगी। तो आप इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u तो 0 है, a की वैल्यू कितनी है 3/3 और टाइम 3 दिया हुआ है, तो योर आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। बच्चों 80 ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 80 ग्राफ। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 80 ग्राफ दिया जाता है तो इट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू एरिया ऑफ vt ग्राफ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है इसका एरिया कैसे निकालें। तो यहां से बच्चों ट्राइंगल बन रहा है, तो पहले ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ, बेस हो गया 6 और बच्चों हाइट हो गई 10। दूसरा एरिया नेगेटिव साइड में है इसलिए उसे माइनस लिखेंगे, ये हो जाएगा हाफ। और बच्चों आपका जो यहाँ पर बेस हुआ वो हो गया 4 और हाइट हो गया आपका 20/3। तो ये कितना हो गया बच्चों 30 माइनस इससे 2 टाइम्स कटा तो ये हो गया आपका 40/3। एलसीएम लेंगे तो 50/3 आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि 10 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी अगर इनिशियल 8 है। तो बच्चों v फाइनल माइनस 8 इक्वल टू 50/3। तो v इक्वल टू 8 उधर चला जाएगा तो 50/3 प्लस 8 हो जाएगा, राइट। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 18 हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा बच्चों 74/3 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा बच्चों अगर 80 ग्राफ दिया जाता है तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अंडर 80 ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car moving along a straight highway with speed 108 km per hour is brought to rest within a distance of 100 meter, then retardation। बच्चों आपको जो इनिशियल स्पीड गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर, तो इसे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप देखें तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6 से कट जाएगा, तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ब्रॉट टू रेस्ट यानी अंत में वो रुक जाता है, विराम यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस गिवन है तो कौन सी इक्वेशन लगेगा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2ax। बच्चों फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल 30 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 900 माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है और x कितना है बच्चों 100। अगर हम चाहें तो 2 जीरो को पहले ही कट कर सकते हो, तो e की वैल्यू 9/2 तो 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is dropped from a height of 176.4 meter from a bridge over a river। ठीक है बच्चों, कहाँ से इसको गिराया गया है, तो रिवर से कितनी हाइट पर गिराया गया है बच्चों 176.4, इनिशियल स्पीड 0 है, राइट।
तो हम ये पता करते हैं कि अगर इसे t इक्वल टू 0 पर रिलीज किया गया था तो इसे ग्राउंड पर यानी कि रिवर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो इक्वेशन क्या लगाएंगे बच्चों, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है -176.4, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है इसलिए मैं क्या लूँगा माइनस, और जी की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं तो ये हो गया 9.8 इंटू टी स्क्वायर। प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाएगी तो टी इक्वल टू हो गया 6 सेकेंड। तो आपने जो बच्चों बॉल को गिराया था उससे रिवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। लेकिन अब आप सेकंड बॉल को 2 सेकेंड के बाद में फेंक रहे हो तो इसका मतलब है सेकंड बॉल 4 सेकेंड के अंदर रिवर पर पहुंचेगी। तो अब आपको क्या करना है, एक दूसरी बॉल को बच्चों रिवर तक पहुंचाना है, लेकिन कितने टाइम में पहुंचाना है, 4 सेकेंड में, क्योंकि 2 सेकेंड डिले है। तो वो कह रहा है दूसरी गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा ताकि दोनों एक साथ जल से टकराए। तो दोनों एक साथ पहुंचेगी तो पहले वाले ने 6 सेकेंड चले हैं तो इसे 4 सेकेंड में वो डिस्टेंस पूरा करना है। तो उसने पूछा इनिशियल स्पीड बताइए, तो बच्चों क्या हो जाएगा सेम इक्वेशन, तो 176.4 माइनस में, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट नीचे है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी बच्चों नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो वही इसलिए मैंने माइनस यू लिया, कितने टाइम में पहुंचना है, 4 सेकेंड में, और माइनस हाफ 9.8 इंटू टाइम स्क्वायर, तो टाइम हो गया बच्चों 4 का स्क्वायर, राइट, सही है ना, ठीक। तो ये हो गया बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे -1.4, ये हो गया आपका -4u, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 हो जाएगा बच्चों, 16 को तो ये हो जाएगा -8 इंटू 9.8। बच्चों सारे साइन पॉजिटिव कर दोगे तो 4u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 8 या 64 का 4 6 जाएगा 72 78 पॉइंट, है ना। और ये आपके पास इधर ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस 176, तो 176.4। बच्चों अब तो आप इसकी कैलकुलेशन कर ही सकते हो, लास्ट स्टेप है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यू का इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आ जाएगा 24.5। थोड़ी कैलकुलेशन ठीक ठाक है लेकिन इट्स ओके, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, होना भी चाहिए। 47th नंबर का क्वेश्चन, अ बॉडी इज फायर्ड वर्टिकली अप at half of its maximum height, the velocity of body is 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों मैक्सिमम हाइट के मिड पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी इज, बड़े आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है, राइट, कि मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंचेगी तो क्या बच्चों हमारे पास जो है मैक्सिमम हाइट होगी। बहुत इजी है, कैसे इजी है, ये जो वेलोसिटी दे रखी है बच्चों ये कहाँ दे रखी है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। क्या आज ही हमने एक क्वेश्चन किया था मिड पॉइंट वाला, तो आपको याद आएगा, हाँ सर आपने एक मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन बताया था। आपने कहा था कि मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 होती है अंडर रूट में। तो प्यारे बच्चों ग्राउंड से हमने जब इसे प्रोजेक्ट करा तो मिड पॉइंट पर स्पीड कितनी है, 10। अगर ग्राउंड से इसको u स्पीड से फेंका था तो u स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो वो हो जाएगा 200। तो u की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड। मिल गई ना इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी मिल गई तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाई 2g होता है ना वर्टिकल मोशन में। तो u का स्क्वायर कितना आ गया 200, और अगर मैं g की वैल्यू 10 रख लेता हूँ, वैसे क्वेश्चन में कहा भी गया है, तो आंसर 10 मीटर आ जाएगा।
देखा, ध्यान से करते हैं ना तो मजा आ जाता है। मिड पॉइंट क्वेश्चन से कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसके बीच में क्वेश्चन दिया गया है? ग्राफ दिया गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में। तो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और ये कांस्टेंट है। तो इसने पूछा कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गलत कथन चुनिए। दोनों कारें एक समान वेग से गति कर रही है, गलत, क्योंकि दोनों का ढाल अलग अलग है। कार ए से तेज गति करती है, बिल्कुल सही, क्योंकि बी का ढाल ज्यादा और ए का कम है। समय के साथ कारों के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो ये भी बच्चों सही है, क्योंकि पहले इनके बीच की दूरी 0 थी, अब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। प्रारंभ में कार ए के आगे थी, नहीं, दोनों एक ही जगह से चली थी, तो बच्चों कार ए से आगे थी। ये थोड़ा सा ग्राफ में ऐसा लग रहा है, क्योंकि आगे पीछे का तो मतलब ये है कि थोड़ा लाइन इधर उधर होता, लेकिन सॉरी, माय मिस्टेक, दोनों कारें एक समान वेग से चल रही है। ये नहीं बोला है कि दोनों एक ही वेग से चल रही है, दोनों एक समान वेग से चल रही है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा गलत हो गया, लेकिन बच्चों दोनों में से, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट एक जैसा है, तो दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हुई है, तो दोनों में से कोई आगे पीछे नहीं है। तो इसका पूछा गलत कौन सा, तो फोर्थ वाला, राइट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टू कार्स ए एंड बी क्रॉस अ पॉइंट पी साइमल्टेनियसली। दो कार ए और बी एक बिंदु पी को एक साथ 10 मीटर और 15 सेकंड से वो क्रॉस करती है। तो अगर हम मान लें कि ये पॉइंट पी है, तो हमारी जो कार ए है, प्यारे बच्चों, वो किससे क्रॉस कर रही है? 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ से चल रही है, तो ये बी है 15 मीटर पर सेकंड से। आगे कहते हैं आफ्टर दैट दे मूव विद डिफरेंट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, दोनों के एक्सेलेरेशन अलग अलग है, एंड कार ए ओवरटेक्स बी विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ समय के बाद बच्चों कार बी को 25 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस करती है। तो हमें बताना है कि जब कार ए बी को क्रॉस करती है तो बी की वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नया क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो दोनों का ट्रैवलिंग टाइम इक्वल है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, दोनों एक समय से चले और एक साथ क्रॉस करे, तो दोनों का क्रॉसिंग टाइम इक्वल है और दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? इक्वल है। तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है और टाइम इंटरवल क्या? इक्वल। तो अगर इस क्वेश्चन को हम क्या करें, सापेक्ष गति से यानी कि रिलेटिव मोशन से सॉल्व करें, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों इनिशियल पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए 0 हो गया, फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए भी 0 हो गया, क्योंकि दोनों की फाइनल पोजीशन भी एक जैसी है और इनिशियल भी एक जैसी है, राइट। ओके, इसके बाद अगर हम इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलें तो मान लेते हैं वो a1 माइनस a2 है। वेरी गुड, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो गया ए का ए के रेस्पेक्ट में। बच्चों इनके बीच में जो इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो आप जानते हैं आप क्या करते हैं, तो आप लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो प्यारे बच्चों बी की वेलोसिटी है 15 और ए की है 10, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब देखो क्वेश्चन में मजा, हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, सॉरी ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम का कोई मतलब नहीं है। तो आप ये इक्वेशन लिखाइए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A equal to initial velocity of B with respect to A plus twice acceleration of B with respect to A and displacement of B with respect to A। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, दोनों की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन रिलेटिवली क्या है? 0 0 है।
तो ये टर्म बच्चों क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट रिलेटिवली, दोनों एक जगह थे, बाद में भी दोनों एक जगह हैं, तो दोनों की फाइनल पोजीशन आइडेंटिकल, इनिशियल आइडेंटिकल, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो ये बच्चों इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ए वाला क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ए की स्पीड ज़्यादा है, तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, और प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकाली थी, यहाँ पर फाइनल, ठीक है ना, इनिशियल कितनी निकाली थी, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी थी 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25, तो वीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वीबी की जो वेलोसिटी हो जाएगी, अच्छा सॉरी यार मिस्टेक, क्योंकि मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, तो क्या लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ वीबी इज इक्वल टू यू बी ए, ठीक है ना, ये ठीक है, तो इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 5, तो वी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, वी ए माइनस 5, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वैसे इस क्वेश्चन को और भी तरीके से किया जा सकता है, फिलहाल इसी से। लास्ट क्वेश्चन, अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड passes through a point twice on its journey at the height h, first at time t1 and सेकेंड इस टाइम t2 पर गुजरता है, पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो बच्चों एक जब हम बॉडी को किसी हाइट पर प्रोजेक्ट करते हैं और वो बॉडी किसी सर्टेन हाइट को 2 बार क्रॉस करती है t1 और t2 पर, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो t1 प्लस t2 के बराबर हो जाता है, राइट। तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट, तो वो किसके बराबर होती है बच्चों, वो होती है 1/8 जी टी स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर, 1/8 जी टी स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना हो गया, 1/2 जी t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, 8 सॉरी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, फोर्थ आंसर। ओके, थैंक यू।